Good morning, students. How are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video, we cover the analysis of financial statement, fourth chapter of your second part book, in which we cover the common and comparative statement of financial analysis. तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट through which you can know the net profit और net लॉस, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं और स्टेटस क्या है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मतलब होता है कि आपकी फाइनेंशियल फैक्ट्स और फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूजन वी कैन डू दिस. एक तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, आपका कैसा बिजनेस चल रहा है. जो फाइनेंशियल एनालिसिस हैं वो दो चीज़ें आएंगी, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन. एनालाइज का मतलब होता है उसको सिंपल बनाना, ताकि जो नॉन अकाउंटेंट है वो भी समझ सके कि फाइनेंशियल एनालाइज यानी कि कंपनी में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसको मीनिंग को एक्सप्लेन करना और सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा. कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों ईच अदर. एनालाइज इज़ यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन. अगर आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो आपका एनालाइज डिफरेंस में बेकार है. और जबकि फाइनेंशियल एनालाइज प्रोसेस करता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, और इंटरप्रिटेशन बताता है कि कहाँ पर आपकी कमी आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है. तो यहाँ पर बेटा यूजेस दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि इसमें से आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं. पहला है बेटे फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंशियल एनालाइज फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर रिलेशनशिप को बताता है, और साथ में इससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से आपकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी इंक्रीज़ हो सकती है या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराता है. सेकेंड है टॉप मैनेजमेंट. द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, लेकिन उससे ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें वो मैनेजमेंट को, फंक्शनल मैनेजमेंट को बताता है कि कौन कौन सी इंटरेस्टेड, यानी कि इंटरेस्टेड एस्पेक्ट कौन से हैं. मैनेजमेंट के इंटरेस्टेड एस्पेक्ट कौन से होते हैं कि आपकी जो बिज़नेस का काम है वो कैसे चल रहा है, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, अगर आपने बोरोड फंड लिए हैं तो आपको कितना लॉन्ग टर्म बोरिंग पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तीसरा है बेटा आप लोगों का कि ट्रेड पेबल कैसे होंगे, ट्रेड पेबल को कितने समय के बाद देना है. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, क्या आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्या आप आसानी से अपने जो फर्म के हैं लॉसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनको पे कर सकते हैं. और लॉन्ग टर्म में जो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेते हैं उनको आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते. फिर लैंड सप्लायर्स का हो गया, इन्वेस्टर्स का हो गया. तो इस तरह से ये आपका काम करता है. फिर अब इसमें बेटा ये दोनों होने के बाद वी कम टू द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले आपका जो टूल यूज़ होगा वो है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट दो ही करने हैं हमने, तो पहले हम कवर करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. दीज आर द स्टेटमेंट showing the profitability and financial position of a firm for different periods of time in a comparative form. जैसे कि इसका नाम आ रहा है comparative statement. Comparative statement means comparison between 2 or more periods, यानी कि आपने फाइनेंशियल पोजीशन का, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का 2 या 2 से अधिक या एक फर्म का 2 फर्म के साथ करना होता है. इट इज़ यूजली अप्लाई टू द 2 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ कंपैरेटिव फॉर्म कंपेयर किया जाता है. जो फाइनेंशियल डाटा विल बी कंपेयर ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये बात सही है, अगर आप एक जैसे प्रिंसिपल्स को अकाउंट्स में फॉलो करते हैं देन देयर इज़ अ कंपैरिजन, अदरवाइज देयर विल बी अ डेविएशन. फॉर एग्जांपल जैसे क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं, या जब हमने डेप्रिसिएशन है, अगर एक फर्म स्ट्रेट लाइन लगा रही है और दूसरी उसकी रिटर्न डाउन मेथड से लगा रही है तो उनमें डेविएशन आ सकती है. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट
is applicable to two financial statement, that is your profit and loss statement and the balance sheet, and only possible when there is a same principle. सेकेंड है बेटा आपका कॉमन साइज. दीज आर द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ कॉमन आइटम. यहाँ पर बेटे हमने कंपैरिजन नहीं लेना, यहाँ पर हमने कॉमन आइटम को लेना है बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम. अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं, क्योंकि आपने यहाँ पर भी दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेना है. पहली है आपकी बैलेंस शीट, सेकंड है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो बैलेंस शीट में आपका कॉमन आइटम क्या होगी, दो ही हेडिंग्स में हम बांटते हैं, टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटी. ठीक है, तो आपने कॉमन क्या लेना है, टोटल असेट्स को असेट्स के लिए और लाइबिलिटी के लिए टोटल लाइबिलिटी को. और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपका कॉमन क्या आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का ये आगे आपके सिलेबस में यानी कि जो 12th वाला सिलेबस है उसमें नहीं है ये, लेकिन मैं तीनों आपको बता सकती हूँ. तो ये तीनों हम लोग यहाँ पर एक बार कर लेंगे. ट्रेंड एनालाइज इज़ योर थर्ड. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर. ये आप लोगों की टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट होती है, यानी कि कई सालों का लगातार रिजल्ट को ऑब्जर्व करना. जैसे प्रीवियस ईयर का डाटा ले लिया बिजनेस के, ट्रेंड एनालाइज उससे ये निकालता है परसेंटेज के बेसिस पर कि आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग है. एक्चुअली हम इसमें बेस ईयर के साथ करंट ईयर का मतलब, जैसे कि आपने अब हमारे पास 2020 चल रहा है, आपने कंपैरिजन करना है 2015 से. तो 2015 को आपने बेस ईयर लिया, फिर 16 के साथ किया, फिर 17, 18, 19 और 20. तो 15 से 20 के बीच में आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है. तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज के बेसिस पर निकाल सकते हैं. एंड रेशियो एनालिसिस इट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप which exist between various item of the balance sheet, various item and statement of profit and loss. यहाँ पर इंडिविजुअल रेशोज़ को कैलकुलेट किया जाता है. एंड टोटल जो बिज़नेस की रेशोज़ होती हैं दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो उसमें कौन कौन सी होती हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म को कंपैरिजन करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, और फिर उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ एंड एक्टिविटी टर्नओवर रेशोज़. तो यहाँ पर बिज़नेस के हर पार्ट को कवर कर लेते हैं और उसमें आप लोग निकाल सकते हैं कि किस सॉल्वेंसी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, एक्टिविटी में डेविएशन आ रही है या आपको ज़्यादा आ रहा है. नाउ फिफ्थ आपका जो एनालाइज है दैट इज़ योर कैश फ्लो एनालाइज. कैश फ्लो एनालाइज रेफर्ड टू द एनालाइज ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इनटू आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा जा रहा है. तो इसके लिए जो हम कंपैरिजन करते हैं इसको हम लोग बिजनेस इनफ्लो एंड बिजनेस आउटफ्लो को कंसीडर करते हैं. इनफ्लो में पैसा आता है और आउटफ्लो में आपका पैसा चला जाता है. और यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड इज़ योर फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ रिलेटिंग टू रियल अकाउंट ऑफ योर बिजनेस. रियल अकाउंट मीन्स टोटल असेट्स एंड टेंजिबल असेट्स की सेल एंड परचेज. और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी means relating to issue of shares and debentures in which you have to कि इशू ऑफ शेयर से, लॉन्ग टर्म बोरिंग से, शॉर्ट टर्म बोरिंग से पैसा आया है और आपका कितना पैसा गया है. तो यहाँ से आप लोग इस तरह से एनालाइज को कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी हो गई. अब हम लोग इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्लियर हो जाए. तो यहाँ पर एक पहले करें क्या क्या स्टेप उठाने हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, वो चीज़ को फॉलो करेंगे. एज स्टेटेड अर्लियर
These statement refer to statement of profit and loss and the balance sheet prepared by providing columns. यहाँ पर कितने कॉलम्स बनाएंगे? यहाँ पर 2 कॉलम्स तो आपके अमाउंट के बनेंगे जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का होता है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं कंपेयर करना है आपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस हैं उसको कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो फाइंड करेंगे बैलेंसेस को और उसके बाद उसको पुट करेंगे परसेंटेज में। तो ये देखिए यहाँ पर यस पहले आपका पार्टिकुलर आ जाएगा जो आपको कंपनी बैलेंस शीट और जो से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बताया गया है। तो इसमें आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर को लिखना है फिर सेकेंड ईयर को यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। फिर आप लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर लिख लिया फिर करंट ईयर फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर में आपका प्लस में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। फिर इस जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है उस कॉलम को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ईयर से। अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि आपने शेयर कैपिटल को लगाई, शेयर कैपिटल आपने पहले फर्स्ट ईयर में थी आपकी 8 लाख, सेकेंड ईयर में हो गई वो आपकी 12 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ, इंक्रीज़ कितनी हुई 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख और 8 लाख से डिवाइड हो गई इनटू 100 परसेंटेज में करनी है तो वो आपका कितना परसेंटेज आया वो निकालना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे जैसे ये आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें आपको ये थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। यहाँ पर पहले कॉलम में पार्टिकुलर हो गए, सेकंड कॉलम में नोट नंबर और थर्ड में देखिए 2013-14 और यानी कि 13-14 का और 14-15 का डाटा दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन। अब हमारे 2 कॉलम और इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 हैं अब हमारे टोटल कॉलम हो जाएंगे 6। ये देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन भी दिखेगा और यहाँ सबसे पहले आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, हमने कंपेयर करना है। तो प्रीवियस ईयर का है 6 लाख, करंट ईयर का है 75 लाख। तो कितना इंक्रीज़ हुआ 15 लाख प्लस का है तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाने क्योंकि ब्रैकेट डिनोट्स द नेगेटिव। सेकंड देखिए अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ऐड अदर इनकम करते हैं तो वो भी इसमें आपने निकाला 1,50,000, 1,20,000। तो यहाँ पर डिक्रीज़ है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 1,50,000 और करंट ईयर में 120 तो 30,000 डिक्रीज़ हुआ। अब आपने ये वाला कॉलम तो समझ आ गया। अब यहाँ पे 25% कैसे आया, आप पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 15 लाख इंक्रीज़ हुआ था, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो यहाँ पर आपका 25% इंटू 100 भी करना परसेंटेज के लिए। सेकंड में 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। अब टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, इन दोनों को इनकम को प्लस कर दो, वही आपका इनका दोनों का आ जाएगा। 25 में से ये जैसे आपने माइनस कर दिया, माइनस यहाँ से नहीं करना, आपने ये करना है इसको प्लस करके आपका टोटल जो हुआ 61,50,000 और यहाँ पर हुआ 70,20,000। तो टोटल इंक्रीज़ हुआ आपका 14,70,000। 40,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 इंटू 100 दैट इज़ 23.9। फिर इसमें टोटल एक्सपेंस दिए हुए हैं 44 लाख और 50,60,000। यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ 6,60,000 का, तो इसको डिवाइड कर देंगे 44 लाख से, तो एक्सपेंस के परसेंटेज इंक्रीज़ हुई 15%। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया क्योंकि अगर टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट दी हुई है प्रीवियस ईयर में 35% और करंट ईयर में 40%। तो 35% का जो आपका टैक्स बना 6,12,500 और करंट ईयर का बना 10,24,000। यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज़ 4,11,500 आपने डिवाइड करना है 6,12,500 इंटू 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसी तरह से आपने करना है। तो आपने देखा कि आपने कैसे इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। फार्मूले वही लगाने हैं जिसमें आप लोगों का क्या फार्मूला होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तो टोटल इनकम हो गई, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
देन डिडक्ट द टैक्स, और उसके बाद आप लोगों ने उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। और इसके लिए मैंने आपको एक और भी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए। वो क्या थी, RO का पानी पीने छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। याद रहेगी? एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि इस स्टेटमेंट को इसी सीक्वेंस में करना है। RO का पानी पीने छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, तो ये याद रखेंगे तो इससे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 1620, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट क्योंकि ये उसमें आ जाएगा एक फीमेल दबंग ऑफिसर में, तो अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट। तो इसका क्या बनेगा, टोटल ऑपरेशन दिया हुआ है माइनस ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, दोनों को माइनस करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से 40% टैक्स रेट माइनस करेंगे और उसके बाद आप लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखिए सॉल्यूशन में 16 और 20 लाख में आपका 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख 25%। फिर आपने एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस किए जिसमें 2 लाख इंक्रीमेंट थे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख 25% अगेन। फिर अदर एक्सपेंसेस बिफोर टैक्सेस हैं, 2 लाख से 1 लाख डिक्रीज़ हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख दैट इज़ 50%, और टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स में भी आपका 240 से 360 120 हुआ 50%, और यहाँ से तो बेटा ये क्वेश्चन जो आपने है डू इट योर सेल्फ, आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी द सॉल्यूशन, देन आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बेटा आपको एक बैलेंस शीट से सिखाया जाएगा कि बैलेंस शीट के थ्रू आप लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में वही फॉर्मूला रहेगा, जस्ट आपका रिवीजन इसमें करने क्या है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज 31 मार्च 2014 एंड 15। कंपैरेटिव स्टेटमेंट करनी है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब आप लोगों का शेयर होल्डर फंड, तो सबसे पहले वही आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और करंट लायबिलिटीज। इसमें 3 हेडिंग्स याद करनी है, जिसमें पहली आपकी शेयर होल्डर फंड है जिसमें लिखना है श्री राम मंदिर। मंदिर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, श्री राम से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस श्री राम से, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग है श्री राम मंदिर की डॉल का टॉस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, दोबारा फिर हम रिकॉल कर लेंगे। उसमें फिर आपकी असेट्स में 2 ही आएंगी, टिस्को इसमें आ जाएगा TICI का टिस्को। तो नॉन करंट असेट्स जिसमें आपकी आएंगी फिक्स असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज एंड कैश। अब इसमें वही सेम रहेगा, 4 कॉलम क्वेश्चंस में और 6 कॉलम आपके उसमें। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटी का करना है। शेयर होल्डर फंड की हेडिंग वही सेम सीक्वेंस में हेडिंग डालनी है आपने। शेयर कैपिटल में देखिए पहले आपकी थी 20, जो करंट ईयर में है 20 लाख और 50 लाख, तो यहाँ पे आपने ईयर को चेंज कर लेना है 14 और 15 को, पहले यानी कि अपने प्रीवियस ईयर और फिर बाद में करंट ईयर। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ 15, मतलब 5 लाख का, 5 का करोड़ में है तो ये इन लैक्स में है, 5 लाख चेंजेस हुए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 33.33। रिजर्व एंड सरप्लस में भी आपका 4 से 3 डिक्रीज़ हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 4 25%। नॉन करंट में लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं 6 to 9 3% इंक्रीज़ हुआ 50%, और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है ओनली 2 से 3 1% इंक्रीज़ हुआ 50%। तो टोटल आपका यहाँ हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट निकालनी है असेट्स की। असेट्स की भी ऐसे निकालेंगे, फिक्स असेट, टेंजिबल, ये करके। ये थी आप लोगों की इसमें बैलेंस शीट फॉर्म में, यानी कि आपने कंपेयर करना है नेक्स्ट ईयर के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कंसिडर वन अनदर एग्जाम्पल। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 14 एंड 15। तो यहाँ पे 15 और 14 की पहले दी हुई है, आपने इसको क्वेश्चन से दूसरे तरीके से सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पर वही हेडिंग आएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, असेट्स में भी 2 हेडिंग। देखिए सॉल्यूशन में सेम आप लोगों को है, आप इसकी यहाँ से सेम वही उसी तरीके से, अगर कोई दिक्कत आती है आप लोग मुझसे पूछेंगे और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर कोई डाउट होगा
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू।